क्या हालचाल है बाबू लोग? बढ़िया है? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ रहे थे इनर्शिया, जड़त्व क्या है, व्हाट इज़ द इनर्शिया। तो इनर्शिया में हमने पढ़ रखा था कि यह किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे सपोज दैट तुम गेस करो कि गांव के लगन में गया, शाम के समय बगल में लगन था, वहाँ तुम गया, उधरे से अपने दोस्तों के साथ चला गया ऑर्केस्ट्रा देखने। तुम्हारा मन था ऑर्केस्ट्रा देखने का, लेकिन तुम्हारे बाबूजी आए और कहा दो चार थप्पड़ मार के पूरा दांत तो पीस पास के एकदम पूरा लेके तुमको वहाँ से हटाना शुरू कर दिए। तुम्हारे मन में दुख लगा नहीं लगा? दुख लगा कि नहीं लगा? बोलो यार, लगा ना? यानी तुमने उसका विरोध किया जिस वजह से तुमको ऑर्केस्ट्रा से हटाया जा रहा था। तो जब तुम विरोध कर रहा था, वह विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। वह गुण क्या कहलाएगा? जड़त्व। यानी तुम में इनर्शिया का प्रॉपर्टी था। किसका प्रॉपर्टी था? इनर्शिया का। यानी यह ऐसा गुण है किसी वस्तु के लिए कि जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में रहना चाहती है। यानी इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी by virtue by which body remains in the state of motion, state of rest, state of direction। यानी जो भी उसका पोजीशन होता है उस पोजीशन में रहना चाहती है। क्लियर है ना? ये ऐसा प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो अब जरा सोचो कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जड़त्व जो होता है तीन प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला क्या होता है भाई? विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? तो वस्तु का वैसा स्वाभाविक गुण जिसके कारण विराम की अवस्था में रहना चाहती है। किसकी अवस्था में? विराम की अवस्था में। यानी लिखा भी गया होगा किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है। ए बॉडी बाय वर्च्यू विच इट टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम के जड़त्व के बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे हम लोग, एक एक करके 4 एग्जाम्पल देख लिए थे। ये बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा, पिछली वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। भैया आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ा मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। आप समझ में आ रहा है? भैया लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे हम लोग को क्या करना था भाई? गति का जड़त्व देखना था। किसका जड़त्व देखना था? गति का। चलो हेडिंग डालो, गति का जड़त्व। किसका हेडिंग डालोगे भाई? गति का जड़त्व। चलो लिखोगे भाई गति का जड़त्व। गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी क्या है भाई? तो किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण, वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वस्तु अपने एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है। बनाए रखना चाहती है। क्या कहलाता है भाई? गति का जड़त्व कहलाता है। गति का जड़त्व कहलाता है।
यानी किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, गति का जड़त्व कहलाता है। यानी क्या लिखेंगे भाई, द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी virtue by which the object tends to remain in the state of motion is called inertia of motion. यानी देखोगे, सबसे पहले हमने क्या बताया कि यह किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वस्तु एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है। यानी एक समान स्टेट ऑफ मोशन जो इसका है उसी में बने रहना चाहती है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि तुम्हारा मन है ऑर्केस्ट्रा देखने का, तो तुम ऑर्केस्ट्रा देखना ही चाहते हो, उसमें चेंजिंग ना करो। जैसे कोई व्यक्ति आगे आके खड़ा हो जाता है, हटबा हो करना शुरू कर देता है, करता है कि नहीं करता है। तो यानी तुम जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। अगर उसका कोई विरोध करे तो तुम भी उसका विरोध करना शुरू कर देते हो। इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। यानी अब गति का जड़त्व क्या है, तो कहता है कि यह ऐसा स्वाभाविक गुण है जिसके कारण हमेशा वस्तु गति में ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है, वो चलते रहना चाहती है। नहीं हम चलबे करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो इसको क्या कहेंगे भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, तो देखोगे भाई एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं एक एक करके एग्जाम्पल बताते चलता हूँ। चलो फटाक से देखो, तो यहाँ देखना भाई एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले कि बस चल रही होती है, बस चल रही होती है, अचानक रुकती है, अचानक रुकती है, उसमें खड़ा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि बस चल रही है, व्यक्ति भी खड़ा है, उसमें व्यक्ति और बस दोनों गति की अवस्था में है, दोनों गति की अवस्था में है। लेकिन जैसे बस स्टॉप होती है तो बस के साथ व्यक्ति का पैर जो कनेक्टेड होता है वह स्टेट रेस्ट में आ जाता है, यानी स्थिर अवस्था में, विराम की अवस्था में आ जाता है। लेकिन कमर से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह विराम की अवस्था में तुरंत नहीं आ पाता, तुरंत, जिसके कारण वह आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। गाड़ी पे बैठे हो बाइक पे और बाइक वाले ने तुरंत ब्रेक लगाया, इसका मतलब क्या है कि तुम बैठे हो तो विराम की अवस्था में आ रहे हो, लेकिन कमर से ऊपर वाला हिस्सा विराम की अवस्था में आ नहीं पाता और तुम आगे की तरफ झुक जाते हो। पहला चीज़ हो गया। दूसरा, जो बस के छत पे या गाड़ियों के छत पे सामान रखे जाते हैं उनको रस्सी से बांध कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखो जैसे बस चल रही होती है, बस गति की अवस्था में, सामान भी गति की अवस्था में बस के साथ साथ। लेकिन जैसे अगर बस रुकेगी तो बस तो विराम की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन ऊपर वाला सामान गति की अवस्था में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अगर रस्सी से बांध के नहीं रखेंगे तो सड़क के आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा, अब अचानक चलती बस गाड़ी से आप कूदते हो तो जिधर बस जा रही होती है, जिधर ट्रेन जा रही होती है, उसी दिशा में आप गिर जाते हो, मुंह दांत सब फूट जाता है। इसका मतलब क्या है? गति का जड़त्व है। आप बस पे खड़े हो, बस के गेट पे खड़े हो कूदने के लिए, ट्रेन की गेट पे खड़े हो प्लेटफॉर्म पे कूदने के लिए। जैसे कूदते हो तो आप ट्रेन से तो उतर गए, जैसे ज़मीन के संपर्क में आए
जमीन के संपर्क में आते ही आपके पैर विराम की अवस्था में आ गए। पैर किसकी अवस्था में आ गए? लेकिन पैर से ऊपर वाला जो भाग था वह विराम की अवस्था में आ नहीं पाया। आ पाया? नहीं, जिसके कारण आप बस की दिशा में जिधर चल रही थी उधर ही गिर गए। जिधर चल रही थी उधर गिर गए। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ा जा। तो इसके एग्जाम्पल फटाफट लिख दिया जा। हेलो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल पहला देखना, पहला एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर पहला क्या लिखोगे? चलती बस के अचानक रुकने पर, चलती बस के अचानक रुकने पर, अचानक रुकने पर, रुकने पर, रुकने पर उसमें खड़ा या बैठा व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना, ये होता है। पहला बताए थे आगे की ओर झुक जाना। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताए थे भाई? हाँ, बस या गाड़ियों की छत पर रखे सामानों को रस्सी से बांध कर रखना, रस्सी से बांध कर रखना। यानी बस की छत पर या गाड़ियों की छत पर जो सामान रखे जाते हैं उसको किससे बांध कर रखते हैं भाई? रस्सी से। किससे बांध कर रखते हैं? रस्सी से। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये भी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके। चलो इसको समझा दिया गया। अगला क्या समझाए थे भाई? बस और गाड़ी, चलती बस और ट्रेन से। चलती बस और ट्रेन से। ये तो कूदना खतरनाक होता है, कूदना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल आपको समझा दिया गया कि जैसे आप कूदते हो तो बस और ट्रेन की दिशा में मुंह के बल गिर जाते हो। कभी कभी दांत भी टूट जाता है, जैसे इनका टूटा हुआ है 2 दांत। हमको लगता है उसी कारण टूटा हुआ है। क्या सर? अरे आप ही को कह रहे हैं, आप पीछे क्यों देख रहे हैं आप? तो अब देखो भाई, तीसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबू का, ऐसा दांत नहीं टूटा है, ठीक है, वो हम कमेंट कर रहे हैं। आगे देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो यार, बताओ। दूसरा तो हो गया, बस और गाड़ियों की छत पे रखे सामानों को किससे बांध कर रखा जाता है? रस्सी से बांध कर रखना, या रखा जाता है, या रस्सी से बांध कर रखना। देखो अगला देखोगे, चलती बस या ट्रेन से कूदने पर बस या ट्रेन की दिशा में, बस या ट्रेन की दिशा में, ट्रेन की बस या ट्रेन की गति की दिशा में आगे के तरफ गिर जाना, आगे की तरफ गिर जाना। किसका उदाहरण है भाई? किसका उदाहरण है? गति के जड़त्व का। किसका उदाहरण है? गति के जड़त्व का। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो ये बात समझ में आया। 3 एग्जाम्पल बहुत है, और भी एग्जाम्पल चाहिए आपको, तो चलो इन तीनों को लिख लो पहले। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से करिए बाबू लोग, फटाफट करिए, जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ा जाए? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। जल्दी करिए।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब देखो, अब और एग्जाम्पल के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे एक समान वेग से कोई ट्रेन या बस चल रही है, एक समान वेग से ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में बैठे बैठे कोई गेंद हम ऊपर उछालते हैं तो फिर वापस हमारे ही हाथ में आ जाती है। एक किसका उदाहरण है भाई? गति के जड़त्व का। किसका उदाहरण है? अब लंबी कूद, लंबी कूद, लॉन्ग जंप जिसको कहा जाता है, भोजपुरी में क्या कहते हैं उसको? फनाका कहते हैं ना। कूदना, लंबा दौड़ते दौड़ते आता है, छलांग मारता है उतना दूर जाके, यानी एक छोटा सा मिट्टी का टीला बना लेता है, दौड़ते दौड़ते आता है छलांग मारकर, उसको लंबी कूद कहते हैं, यानी लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप कूदने के लिए लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, कुछ दूरी दौड़ता है। इसका मतलब कि जैसे दौड़ते दौड़ते आएगा तो उसका सारा पोर्शन शरीर का गति की अवस्था में आ जाएगा और वह छलांग मारेगा तो लंबा दूर चला जाएगा। लंबा दूर किसके कारण चला जाएगा? गति के कारण। किसके कारण? और ना खड़ा होकर हम छलांग मारें तो हमको लगता है कि 2 फीट भी हम नहीं कूद पाएंगे, 2 फीट भी। यही दौड़ते दौड़ते आएंगे तो 2 फीट की जगह पे 8 फीट कूद जाते हैं, 8 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 7 फीट लंबा दूरी छलांग मार लेते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी कर लेता है। तो दौड़ के कूदना, दौड़ के कूदना। तो इन दोनों एग्जाम्पल को लिख लिया जाए। चलो थोड़ा सा इधर जगह की कमी है, इधर लिख देते हैं, आगे लिख देना। ये कर चुके हो? चलो तो अगला एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? कि लंबी कूद, लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप। इसको क्या कहेंगे भाई? लॉन्ग जंप। लंबी कूद के खिलाड़ी द्वारा कूदने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ लगाना, कुछ दूरी तक दौड़ लगाना। एक किसका उदाहरण है भाई? विराम, गति के जड़त्व का। कौन कह रहा है विराम के जड़त्व का? गति के जड़त्व का। क्लियर है? चलो अगला 5वां एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई? 5वां एग्जाम्पल, एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील ट्रेन या बस, गतिशील ट्रेन या बस में बैठे व्यक्ति द्वारा, बैठे व्यक्ति द्वारा ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का पुनः वापस लौटकर हाथों में आना, किसका उदाहरण है भाई? गति के जड़त्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गति के जड़त्व का। क्लियर है ना? यानी बस या ट्रेन में बैठे हो, गेंद ऊपर उछालते हो तुम्हारे हाथों में आ जाती है, कुछ उछालते हो तुम्हारे हाथों में आ जाती है। किसका उदाहरण है? अगर वहाँ गति का जड़त्व काम न करता तो फिर गेंद पीछे चली जाती, तुम आगे बढ़ जाता। लेकिन देखे हो ना, कभी ट्रेन में गए हो तो कोई कुछ सामान फेंकता है, ला पकड़ लीजिए, नमकीन का पैकेट ही कोई फेंकता है, दूसरे के हाथों में चली जाती है। इसका मतलब क्या है? कि वो वस्तु भी किस में है? गति की अवस्था में है। वस्तु भी गति की अवस्था में। अगर वस्तु गति की अवस्था में नहीं होती तो हम तो गति में हैं। वस्तु अगर विराम की अवस्था में होती तो हम आगे बढ़ रहे हैं। वो वस्तु हमारी हाथों में नहीं आ पाती, वस्तु हमारी हाथों में नहीं आ पाती। क्लियर है ना? तो इसको किसका उदाहरण समझेंगे हम? गति के जड़त्व का। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या होगा भाई? विराम का जड़त्व। अगला टॉपिक क्या बनेगा? विराम का जड़त्व। तो चलो भाई विराम का जड़त्व लिखेंगे। दिशा का जड़त्व। तो तीसरा पोजीशन क्या बनेगा भाई? दिशा का जड़त्व।
अच्छा, दिशा के जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन को मतलब समझ लो भाई। कभी बस वस में बैठे हो या गांव से लगन में बोलेरो में बैठ के जाते हो, लगन तो चरचराइले है एकदम, तो बोलेरो में बैठ के जाते हो और जैसे कोई मुड़ाव आता है, अब बोलेरो वाला बड़ा तेज़ी से मुड़ाता है, तो तुम भी उधर झुक जाते हो, जिधर वो मुड़ाता है उसी दिशा में झुक जाते हो। झुकते हो कि नहीं झुकते हो? यानी इसी को क्या कहेंगे? दिशा का जड़त्व कहेंगे। साइकिल देखे हो, साइकिल में पहिया लगी है, बरसात के मौसम में तुम करता क्या था? साइकिल को एक स्टैंड पे लगा लेता था, अब पूरा पैडल पकड़ के नचाता था, तुम 3-4 लोग मिलकर करता था, और पानी को पीछे की तरफ भेजता था। पानी को कहाँ भेजता था? पीछे की तरफ। जितना तेज नचाता था पानी उतनी ही तेज़ी से पीछे जाती थी। तो यानी साइकिल के पहिए में स्पर्श रेखीय रूप से पानी का आगे जाना, कीचड़ का पीछे की तरफ जाना, किसका जड़त्व है भाई? दिशा का जड़त्व है। अगर मड गार्ड नहीं लगा होता, जिसको मोटर गार्ड कहता है तुम फॉरेस्टेड भाषा में, कौन सी भाषा में? फॉरेस्टेड भाषा में, वो मड गार्ड है। क्या है? मड गार्ड। मड माने कीचड़, गार्ड माने सुरक्षा करने वाला। मड माने कीचड़, GUARD, मड गार्ड है। तो मड माने कीचड़, गार्ड माने सुरक्षा करने वाला। लेकिन तुम लोग उसको क्या कहता है? मोटर गार्ड। क्या कहता है? नट मोटर गार्ड। क्या है? मड गार्ड। अच्छा, मड गार्ड देखे हो, अगर वो नहीं होता तो साइकिल का कीचड़ कहाँ आता? सर पे आता ना? हाँ, आता कि नहीं आता? लेकिन मड गार्ड करता क्या? उसको पीछे की तरफ रोक देता है, वहीं रोक देता है, ऊपर आने नहीं देता है। तो यह किसका उदाहरण है? दिशा के जड़त्व का। बचपन में किया गया, खूब बढ़िया पोलोथीन कहीं से बिटोर के लाया, उसको फाड़ फाड़ के जोड़ जोड़ के लंबा किया, और उसके एक छोर पे पत्थर का टुकड़ा बांधा, और उसको गोल गोल गूं 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 करके नचाना शुरू किया। वह टूटा तो स्पर्श रेखीय रूप से बहुत दूर जाकर गिरा। वह किसका उदाहरण है? दिशा के जड़त्व का। किसका उदाहरण है? दिशा के जड़त्व का। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो यानी, या पहले तो इसका डेफिनेशन लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे। क्या डेफिनेशन में लिखोगे भाई? किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण, यानी डेफिनेशन बनाओगे। किसी वस्तु का बात करने वाले लोग बात मत करो। किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी एक समान गति की दिशा बनाए रखती है। दिशा बनाए रखती है। क्या कहलाती है भाई? दिशा का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व कहलाता। क्लियर है? लिखेंगे द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी बाई वर्च्यू, या ऐसे लिख लो, वर्च्यू बाई विच इट tends to remain in a state of direction। क्लियर है ना? ब्रैकेट में कौन सा डायरेक्शन? तो गति का डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ। इसका उदाहरण लिखोगे आप। जितना उदाहरण समझाएं सब लिख दोगे। क्या लिखोगे उदाहरण नंबर में? उदाहरण में क्या लिखोगे भाई? उदाहरण पहला क्या लिखोगे?
बताओ, घूमती हुई साइकिल के पहिए में लगा कीचड़, घूमती हुई साइकिल के पहिए में, साइकिल के पहिए में लगा कीचड़, लगा कीचड़, कीचड़ का स्पर्श रेखीय रूप से, स्पर्श रेखीय रूप से बाहर उड़ना, बाहर उड़ना। अब एक मन में प्रश्न उठ रहा है मेरे कि स्पर्श रेखीय रूप क्या है? स्पर्श रेखीय रूप क्या है? यानी टेंजेंशियल फॉर्म कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेंजेंशियल फॉर्म, स्पर्श रेखीय रूप। ओ गाँव वाले सुनो सुनो सुनो, लिख लो इधर, समझ लो, पहले समझा करो, मेरे दिल की बातों को समझा करो बाबू, उतारना बाद में। देखो स्पर्श रेखीय रूप क्या है? तो जैसे मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, क्या सर्किल ड्रॉ करता हूँ भाई? एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। देखो ये दो बोर्ड बन गए भाई। एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ भाई? सर्किल। चलो भाई ए सर्किल हो गया, ए क्या हो गया? सर्किल। और ए सर्किल तुम्हारा है क्या भाई? साइकिल है। क्या है? साइकिल है। साइकिल है कि साइकिल है? किल है कि कल है? किल है। चलो ये साइकिल है। चलो अब साइकिल का ये पहिया घूम रहा है, तो जैसे इसमें कोई कीचड़ लगा हो, क्या लगा हो भाई? कीचड़। तो यह स्पर्श रेखीय रूप से ऐसे निकलेगा, ई ऐसे निकलेगा, ठीक है, ई ऐसे निकलेगा। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय रूप। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय रूप। इसको क्या कहते हैं भाई? स्पर्श रेखीय रूप। क्लियर है ना? इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखीय रूप। इसको क्या कहेंगे भाई? स्पर्श रेखीय रूप। यानी स्पर्श रेखीय का मतलब कि टेंजेंट बनाए। क्या बनाए? टेंजेंट। वृत्त से स्पर्श करती हुई जिस दिशा में जाना चाहती है। अब यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे ही ना दिशा बनेगा कि गोल बन जाएगा। इसके गोल नहीं बनने वाला, गोल नहीं बनने वाला। जैसे साइकिल में कीचड़, जो पानी का छिट्टा लगा रहता है, पानी वह ऐसे भागता है। भागता है कि नहीं भागता है? भागता है। ऊपर नहीं न जाता है। ऊपर जाएगा कब? जब मडगार्ड हटा दीजिएगा तब। मडगार्ड हटा दीजिएगा तब। क्लियर है ना? तो यानी इस प्रक्रिया में मडगार्ड यानी जितना कीचड़ है हमारे सर पे ना आ जाए, हमारे कपड़ों पे ना आए, इसलिए साइकिल में क्या लगा रहता है? पहिए के ऊपर मडगार्ड लगा रहता है। तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्शीय रेखीय। इस फिगर में एक जितना रेखा बना है क्या है? स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है भाई? स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या लिखते हैं भाई? टेंजेंट लाइन लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये टेंजेंट लाइन है। इसको क्या कहोगे भाई? स्पर्श रेखा कहोगे। क्या कहोगे? स्पर्श रेखा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो नोट करोगे? पहली चीज़ हो गई, कोई दिक्कत? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़ा जाए? चलो पहला चीज़ हो गया। दूसरा देखना भाई, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण इसका क्या है? दूसरा उदाहरण देखना। दूसरा उदाहरण देखोगे भाई तो दूसरा उदाहरण है, सबसे पहले दूसरा उदाहरण कि जब एक पत्थर के टुकड़े को, जब एक पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधकर जब एक पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाया गया, गोल गोल घुमाया गया, बताया ना? बांधकर गोल गोल, ओ माय गॉड, गोल गोल घुमाने पर रस्सी के टूटने पर अचानक पत्थर का
स्पर्श रेखीय रूप से, स्पर्श रेखीय रूप से दूर जाना, दूर जाना किसका उदाहरण है? दिशा के जड़त्व का, दिशा के जड़त्व का। क्लियर है ना? चलो अब तीसरा एग्जाम्पल देखोगे भाई, चलती बस, चलती बस, चलती बस में, चलती बस के अचानक मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति का बस की दिशा की ओर झुक जाना, बस की दिशा यानी जिधर मुड़ रही है, बस के मुड़ने की दिशा की ओर झुक जाना, बस के मुड़ने की दिशा, बस के मुड़ने की दिशा की ओर झुक जाना, और झुक जाना, ये किसका उदाहरण है बाबू? दिशा के जड़त्व का। किसका उदाहरण है? दिशा के जड़त्व का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो, ये रहा भाई दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तीनों जड़त्व समझ में आ गया। अब जड़त्व से रिलेटेड बातों की चर्चा, अब गैलीलियो महोदय तो अपना एक्सपेरिमेंट करके देख कर गए। गैलीलियो महोदय एक्सपेरिमेंट किया और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद इनका प्रयोग अधूरा रह गया, प्रयोग अधूरा रह गया। अधूरे प्रयोग को पूरा किया न्यूटन बाबा ने। कौन पूरा किया? सर आइजक न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन ने उस अधूरे प्रयोग को पूरा किया। जी, ऐसा माना जाता है कि जिस वर्ष गैलीलियो बाबा दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी वर्ष न्यूटन बाबा का जन्म हुआ था। सपोज दैट अभी 2023 चल रही है और 2023 में चले गए हो गैलीलियो बाबा, इसी साल न्यूटन बाबा आ गए, तो वे बड़े होकर गैलीलियो के प्रयोग को समझे और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जो जड़त्व का नियम था, यह न्यूटन के प्रथम गति नियम का परिभाषा देता है। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम गति नियम का परिभाषा देता है। तो अब हम लोग न्यूटन का प्रयोग पढ़ेंगे, न्यूटन के गति नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे लिख लें और न्यूटन के गति नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलिए पॉज दो वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज। चलो आगे बढ़ा जाए बाबू लोग। अब देखो, अब हमें क्या करना है? न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम पढ़ना है भाई। देखो, सबसे पहले मैं बता ही चुका हूँ कि जिस वर्ष ऐसा विचित्र संयोग रहा कि जिस वर्ष गैलीलियो बाबा इस दुनिया को छोड़ के गए थे, उसी वर्ष न्यूटन बाबा का जन्म हुआ था। ठीक है, इधर इनका श्राद्ध कर्म मना, इधर इनका छठियार मना। ठीक है, एक जगह शोक मना, एक जगह उत्सव मना। लेकिन फिजिक्स जगत के लिए, फिजिक्स के जगत के लिए एक नया खोज प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का जन्म हुआ था। गति के संबंध में गैलीलियो महोदय ने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया था, जड़त्व का नियम दिया था। इस खोज को न्यूटन महोदय ने आगे बढ़ाया। न्यूटन महोदय ने जो प्रारंभ इन्होंने गति के संबंध में गैलीलियो बाबा करके गए थे, उसी संबंध को, उसी रूल को, उसी नियम को न्यूटन बाबा उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए। क्लियर है? 1686 ईस्वी में न्यूटन बाबा की एक पुस्तक प्रिंट हुई, एक पुस्तक प्रकाशित हुई, पब्लिश्ड हुआ। जैसे आप किताबें पढ़ते हो ना, चंदन सर की लिखी किताब आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जब बड़े क्लासों में जाओगे 12th में तो मिलेगा, 11th में मिलेगा, जेई नीट के लिए बुक। अभी तो आप बच्चे हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्री फाउंडेशन का बुक ले लेना, बट आप लोग लेते नहीं हो। चलो अब देखो, उसी तरह से न्यूटन महोदय का बुक प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड हुआ, तो उन्होंने, उनके किताब का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। किताब का नाम क्या था?
प्रिंसिपिया। जैसे चंदन सर के बुक का नाम क्या है भाई, इधर देखे हो ना, ये किताब देखे हो? हाँ अच्छा, ये तो केमिस्ट्री का बुक है। देखो भाई, जेई और नीट के लिए क्या केमिस्ट्री है, ठीक है। वैसे ही उनके किताब का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। किताब का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। क्लियर है ना। तो अब प्रिंसिपिया किताब में उन्होंने गति से संबंधित कितने नियम दिए थे, 3 नियम। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। कौन कौन सा, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी देखो भाई, बातें लिखी गई है। गति के संबंध में इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने जो खोज प्रारंभ की थी, उनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने उसे आगे बढ़ाया। उसे कौन आगे बढ़ाया, सर आइजक न्यूटन ने। यह विचित्र संयोग रहा कि जिस वर्ष गैलीलियो बाबा इस दुनिया को छोड़ के गए थे, उसी वर्ष न्यूटन बाबा का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट और मिलता है भाई कि 1686 ईस्वी में प्रकाशित न्यूटन द्वारा पुस्तक, क्या नाम है भाई, प्रिंसिपिया, में उन्होंने गति, देखो ये गलती लिखा गया है ना, उन्होंने हो गया है ना, सही है। उन्होंने गति से संबंधित 3 नियमों को दिया। कितने नियमों को दिया, 3 नियमों को, जिन्हें न्यूटन का गति नियम कहते हैं। एक क्रमशः हैं। कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से नियम है भाई। पहला नियम, पहला क्या लिखोगे, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा क्या है भाई, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, यानी इंग्लिश में क्या लिखोगे भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है ना। और तीसरा इधर क्या लिख लोगे भाई, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, यानी क्या लिखोगे भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ये 3 नियम है। कितने नियम है, 3 नियम। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो जल्दी से पॉज कर लो, नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया बाबू लोग, आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम की चर्चा करनी है। न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम की चर्चा करनी है। अब इनके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, एक एक करके अगले क्लास में वर्णन किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। क्लियर है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहीं पे सेम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।